गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक प्यारी सी सुबह में। अभी हम हैं लेह में। कल रात हम लेह पहुंच गए थे, 10 बजे के करीब पहुंचे थे, थोड़ा लेट हो गए थे। उसके बाद होटल वगैरह लिया। तो ये अभी हम होटल में हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। 8-10 के नियर अबाउट होगा टेम्परेचर। पीछे के मुकाबले काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हरे भरे पेड़ हैं, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर थोड़ा बहुत लोकल साइट सीइंग करेंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक के लिए निकलते हैं। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहले सबसे पिछले कुछ दिनों से हम ऐसी जगहों पर थे जहाँ पर फैसिलिटीज काफ़ी लिमिटेड थी। तो इस वजह से ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। जो मिलता था वही कर पाते थे। बाकी आज लेह में है तो एक हैवी सा ब्रेकफास्ट तो बनता है। अभी हम ले मार्केट से निकल रहे हैं। ये सामने जो दिख रही है ये वेजिटेबल मार्केट है। काफी साफ सुथरी है और सिस्टमेटिक भी है। अभी हम ले के माल रोड पर। ये देखिए, ये ले का माल रोड है। काफी सुंदर है। सुबह का समय है तो शॉप ज्यादातर बंद है। अभी धीरे धीरे ओपन हो रही है। बाकी रात को यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक काफी रौनक थी। अच्छी मार्केट लगी हुई थी और टूरिस्ट भी बहुत आया हुआ है। ले के अंदर यहाँ पर काफी टूरिस्ट घूम रहा था। यही सीजन है टूरिस्ट के आने का भी, क्योंकि बाकी समय तो लेह तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस समय टूरिस्ट काफी इसीलिए आया हुआ है। ये यहाँ पर मस्जिद है, मेन माल रोड पर ही। और यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है माल रोड का। ये देखिए नीचे की तरफ, ये मेन स्क्वायर की तरफ जाने वाला रास्ता है। और क्या खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ चहल पहल भी हो जाएगी। और ये है धुरंधर कैफे। धुरंधर मूवी में यहाँ पर शूटिंग की गई थी। मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन पता चला तो हम भी यहाँ पर चाय पीने आ गए। ऐसा दिखता है कुछ अंदर से। और ये देखिए यहाँ का मेन्यू। यह भी एक कमाल की ही बात है कि कैसे लेह की एक छोटी सी गली में छोटे से कैफे को एक मूवी के सीन ने लेह का एक बड़ा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है। यहाँ पर दिन में रील बनाने वालों की, फोटोग्राफी करने वालों की काफ़ी भीड़ रहती है। तो अगर आप भी ले आ रहे हैं और आपको भी यहाँ आना है, तो मेरा राय है कि सुबह जल्दी आ जाइए। उसमें आपको अच्छे से यहाँ पर रील बनाने का या फोटोग्राफी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दिन में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। बाकी ले एक खूबसूरत शहर है। काफ़ी बड़ा भी है। मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा शहर होगा। मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर के रेडियस में फैला होगा। काफ़ी बड़ा शहर है। साथ ही साथ जो एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी यहाँ की, वो है यहाँ के घर। एक तो हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, तो आसमान बहुत ही साफ दिखाई देता है। दूसरा, घर काफ़ी खुले खुले हैं, साइज में बहुत बड़े हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े घर अब देखने को नहीं मिलते। और एक ये यहाँ पर घरों में इस तरीके के पेड़, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं। ये किस तरीके के पेड़ हैं, कौन से पेड़ हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी नीचे की तरफ जाएंगे अगर, हिमाचल में नीचे के एरिया और उत्तराखंड में, तो इस तरीके के पेड़ मैंने नहीं देखे हैं। यहीं पर ये पेड़ दिखाई दिए हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत लगते हैं ये घर इन पेड़ों के साथ। एक और जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, वो है टूरिस्ट के ऊपर। टूरिस्ट काफ़ी आया हुआ है और आना भी चाहिए, सीज़न भी है और जगह भी है आने लायक। तो अच्छा लगता है टूरिस्ट आ रहा है तो। लेकिन टूरिस्ट की भी कुछ जिम्मेवारियां होती है, तो उसको भी वो पूरी करनी ज़रूरी है। जैसे एक तो कचरा इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंके। ये नेचर है, पहाड़ है, प्रकृति है, बहुत ही सुंदर है। इसको सुंदर ही रहने दें। इसको गंदा ना करें। तो कचरा या तो अपना वापस लेकर जाएं, या फिर जहाँ पर प्रॉपर जगह बनाई हो वहाँ पर कचरा फेंकें। दूसरी जो इसके साथ मेन चीज़ है, वो है कि ट्रैफिक को फॉलो करें। यहाँ मैदानी इलाकों की तरह बड़े रोड्स नहीं है। यहाँ पर रोड छोटे हैं और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए प्रशासन पूरी हेल्प करता है। ये मैंने देखा है। तो टूरिस्ट की भी जिम्मेवारी है, ओवरटेक ना करें, लेन में चलें और तरीके से चलें, स्पीड ना बढ़ाएं, एक स्पीड लिमिट में चलें। तभी आप इस चीज़ का एंजॉय कर पाओगे। अभी हमें पता चला है कि यहाँ पर एक स्पितुक मोनेस्ट्री है, जहाँ से एयरपोर्ट का रनवे बहुत ही क्लियर दिखता है और प्लेन के टेक ऑफ और लैंड करने का भी व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि एक प्लेन के टेक ऑफ करने का भी टाइम आने वाला है। तो सबसे पहले वहीं चलते हैं और उसको टेक ऑफ करते हुए देखते हैं।
टाइमिंग भी हमारी अच्छी थी, टाइम पे भी पहुंच गए। बाकी टेक ऑफ भी बढ़िया था, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं देख पाए। हमने सोचा था जैसे रंग दे बसंती आपने देखी है, उसमें एक सीन दिखाया जाता है और प्लेन ऊपर से जाता है, इस तरीके से हमारे ऊपर से बिल्कुल प्लेन जाएगा और हम नीचे से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रनवे काफी लंबा था और क्या कहते हैं, जो प्लेन ने टेक ऑफ के लिए लिया वो टोटल 25% ही रनवे का यूज किया होगा और वो उड़ गया। जब तक वो हमारे ऊपर आया प्लेन तब तक काफी ऊंचाई पे था, तो इस वजह से जो हमने सोचा था वैसा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वैसा नहीं देख पाया। और अब हम पहुंच गए हैं संगम पॉइंट ले पर। यहाँ पर इंडस रिवर और जंस्कार रिवर का संगम होता है। ये देखिए लेफ्ट साइड में इंडस रिवर है और राइट साइड में जो दिखाई दे रही है वो जंस्कार रिवर है। यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है और आगे जो नदी जाती है उसको इंडस रिवर ही बोला जाता है। दोनों नदी के पानी के कलर में भी काफी डिफरेंस है। देखिए जहाँ पर इंडस रिवर ग्रीन दिखाई दे रही है, वहीं पर जंस्कार रिवर येलो दिख रही है। यहाँ पर इस समय संगम पॉइंट पर हवा भी काफी तेज चल रही है और आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। आपको देखिए नदी के ऊपर रास्ता दिखाई देगा जो जंस्कार वैली की तरफ जाता है। ये एक नया रूट ओपन हुआ है लेह लद्दाख आने जाने के लिए, बहुत ही सुंदर रूट बताते हैं। और यहाँ से हाई एल्टीट्यूड पासेज जैसे बारालाचा सत्तू वगैरह भी नहीं आते। अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल पर, हमें पता नहीं लगा और हम आगे संगम पॉइंट पर चले गए। वहां जाकर पता चला कि मैग्नेटिक हिल पीछे रह गई है, तो वापस आए हैं। तो ये देखिए वो सामने की तरफ पॉइंट है जहां पर आप गाड़ी लगा सकते हैं अपनी चेक करने के लिए। और ये जो सामने दिखाई दे रही है, ये देखिए ये है मैग्नेटिक हिल। बाकी मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि यहाँ पर कोई पावर है, क्योंकि ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो गाड़ी यहाँ ढलान की तरफ आ रही है। तो आप अगर गियर हटाकर और गाड़ी को छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही बढ़ेगी। बाकी में भी हो सकता है पावर हो, मुझे ही नहीं लग रही हो, बाकी लोगों को लगती हो, ये मेरा ओपिनियन है। एक और चीज जो मैंने नोट करी इस पूरे टूर में वो ये है कि गुजरात का बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आया हुआ है लेह लद्दाख। मतलब मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो गुजरात से यहाँ पर है। 80 से 85% टूरिस्ट गुजरात से है। आप पर्सनल गाड़ी देख लीजिए, बाइक्स देख लीजिए, टैक्सी देख लीजिए, ज़्यादातर टूरिस्ट गुजरात का आया हुआ है। होटल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह आपको गुजराती बोलती हुई दिखाई दी। तो गुजरात यहाँ से काफ़ी दूर है और मेरे ख्याल से अगर गुजरात का बंदा यहाँ पर टूर कर रहा है और अपनी गाड़ी से या बाइक से आ रहा है तो कम से कम 1 महीने तो लगेगा उसको। तो हैट्स ऑफ टू गुजरात एंड गुजराती, इतना बड़ा टूर करने के लिए अच्छा खासा दम चाहिए। तो लेह सिटी से थोड़ी बाहर ही आने पर फिर से मिट्टी के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। लेह में तो अच्छी खासी हरियाली थी, लेकिन अब फिर से वो पेड़ गुम से हो गए हैं और फिर से मिट्टी के पहाड़ दिखने लगे। ये अभी हम रास्ते में रुके हुए थे, लैंडस्लाइड हो रही थी, तो अभी रुक गई है लैंडस्लाइड, तो फिर से ट्रैफिक चालू हो गया है। ये अभी हम हैं लमायरू में। लमायरू को मूनलैंड भी बोला जाता है। और देखिए एक बार जरा यहाँ से व्यू, वो देखिए दूर एक ट्रक जा रहा है। और ट्रक्स के लिए भी बोलना चाहूँगा कि जैसे हम जैसों के लिए सीजन में भी यहाँ इतना मुश्किल होता है पहुँचना, तो ये ट्रक्स इतनी हार्श कंडीशन में भी यहाँ पर रेगुलर सामान की सप्लाई करते हैं। लमायरू को मूनलैंड क्यों कहा जाता है, आइए जरा एक बार वो आपको दिखाता हूँ। ये है लमायरू का मेन व्यू पॉइंट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कैफे है, ज़्यादातर बाइकर्स और गाड़ी वाले यहाँ पर रुकते हैं। और ये देखिए जरा यहाँ से नज़ारे, ये देखिए जब आप पहाड़ देखिए किस तरीके के, जैसे चांद पर पहाड़ बताए जाते हैं उस तरीके के पहाड़ यहाँ पर है, इसलिए इसको मूनलैंड बोला जाता है। देखिए जरा नज़ारा क्या ही खूबसूरत है, अलग ही तरीके के पहाड़ हैं ये बिल्कुल। ये अब हम हैं फोटूला टॉप पर। ये देखिए 13,479 फीट की ऊंचाई और ये श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे का सबसे ऊंचा पास है। कुछ इस तरीके का नज़र आता है ये पास, इस तरीके के नज़ारे हैं। बाकी एक बात और बताना चाहूँगा कि हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। बाकी ठंड भी अच्छी खासी है, हल्की हल्की बीच बीच में स्नोफॉल भी हो रही है। और देखिए ये जरा ये किस चीज़ का गेटवे है सामने, वेलकम टू कारगिल। और अब हम कारगिल में एंटर कर रहे हैं। ये है नमीकला टॉप।
एल्टीट्यूड है 12,198 फीट, लेकिन हवा इतनी तेज है कि मैं अपना फेस भी टर्न नहीं कर पा रहा। आवाज़ सुनिए ज़रा। और ये देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। ये कारगिल का एक गांव है जिस पर 99 का जो कारगिल वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस पर पाकिस्तानियों ने गोले दागे थे। ये देखिए इसकी हालत अभी भी ऐसा ही सिचुएशन में है। और सोचिए उस समय क्या हालत हुई होगी इस गांव की। देखिए जरा किस तरीके के घर है अभी यहाँ पर। ये अब हम पहुंच गए हैं कारगिल में। काफी बड़ा शहर है। हमने सोचा था कि आज हम अपना स्टे कारगिल में ही करेंगे, लेकिन अभी काफी दिन है तो सोच रहे हैं कि दराज तक गाड़ी को ले चलें और वहीं पर स्टे करें। ये अभी हम हैं दराज में, हमने होम स्टे ले लिया है। और देखिए हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई है। अभी हम पीछे हमें कई बार हल्की स्नोफॉल भी मिली और बारिश तो पूरे रास्ते ऑलमोस्ट होती ही आई थी। जैसे ही हमने यहाँ पर रूम लिया और तो वो बारिश धीरे धीरे स्नोफॉल में चेंज हो गई। देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है। फाइनली हमें स्नोफॉल भी देखने को मिल ही गई इस टूर में। और ये अब देखिए स्नोफॉल हैवी होते हुए, देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है नज़ारा। जो हमारे टूर में एक कमी थी वो इस तरीके के स्नोफॉल की थी, तो वो भी देखने को मिल गया फाइनली हमारे को टूर में। एक हैवी सा स्नोफॉल और वो सामने हमारी गाड़ी स्नोफॉल का मजा लेते हुए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। सुबह की शुरुआत देखिए दराज के शांत, सुंदर और शानदार पहाड़ों के साथ। देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है सुबह सुबह का व्यू। यहाँ पर हम रुके थे बिल्कुल कारगिल वार मेमोरियल के बराबर में। कारगिल वार मेमोरियल मुझे लगता था कि कारगिल में है, लेकिन वो दराज में है। बिल्कुल उसके साथ में ही रुके थे। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम निकल रहे हैं आगे कश्मीर के लिए। देखते हैं अभी जोजिला पास पर क्या हाल होगा रात को, क्योंकि काफ़ी स्नोफॉल हुई थी। जोजिला पास श्रीनगर ले हाईवे का सबसे मेन पास है। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। साथ ही साथ सारी सप्लाई जो कश्मीर से लद्दाख की तरफ आती है वो इसी पास के जरिए आती है। तो अगर स्नोफॉल हो जाती है तो उसको पूरी तरीके से तो बंद नहीं करते, लेकिन कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। तो उन कुछ घंटों में ट्रैफिक जैम लग जाता है दोनों तरफ। और फिर उसको गाड़ियों को छोड़ा भी दोनों तरफ से ऐसे जाता है कि एक साथ भीड़ ना हो, क्योंकि ये एक खतरनाक पास है। और अगर स्नोफॉल या बारिश हो जाए तो उसको पार करना भी काफ़ी रिस्की रहता है। जरा यहाँ की खूबसूरती को देखिए एक बार, क्या जबरदस्त नज़ारा है। हरे भरे पेड़, उसके ऊपर सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और उसके ऊपर प्यारे से बादल, अलग ही नज़ारा है। द्रास के एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड के सबसे ठंडे इलाकों में से एक गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सर्दियों में -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता। अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के जो मतभेद चल रहे हैं आपसी, उनकी वजह से जो टेंशन बनी रहती है बॉर्डर्स पे, अगर वो यहाँ पर ना हो तो ये जो प्लेस है ये इतना खूबसूरत है कि ये टूरिस्टों का एक फेवरेट स्पॉट्स में से एक होता। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता क्योंकि इसकी सुंदरता ही ऐसी है। अभी हमारे राइट साइड में जो पहाड़ दिख रहे हैं उनमें से एक छोटी टाइगर हिल्स है, जो कि पाकिस्तान ने 99 में कब्जे में कर ली थी, जिसको वापस इंडियन आर्मी ने कारगिल युद्ध में कैप्चर किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट चोटी है। तो अभी मौसम ख़राब होने की वजह से साफ नहीं दिख रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं और होम स्टे हैं जहाँ से टाइगर हिल्स को देखा जा सकता है। मौसम अगर साफ होता तो हम भी ज़रूर रुक कर टाइगर हिल्स को देखते, थोड़ी देर वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते। लेकिन मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है, इसलिए आगे की तरफ चल पड़े हैं। बाकी हमारे लेफ्ट में एक रिवर दिखाई दे रही है, ये है दरास रिवर। ये कारगिल से हमारे साथ ही चलती हुई आ रही है। और अब हम हैं जोजिला पास के एंट्री पॉइंट पर। यहाँ पर चेक पोस्ट है जहाँ पर हमें अपनी एंट्री करवानी है। एंट्री के बाद ही गाड़ियाँ आगे जा सकती है। इस एंट्री पॉइंट से जो जोजिला टॉप जीरो पॉइंट है उसकी दूरी है 18 किलोमीटर। तो अभी हमने एंट्री करा दी है और अंदर हम चल चुके हैं एलिवेशन के लिए जोजिला टॉप पे। बाकी मुझे लगता है कि हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर से आ रहे हैं और एलिवेशन पर हैं और हमें नीचे की तरफ जाना है।
जो लोग कश्मीर की तरफ से आते हैं तो वो एक स्टेबल एलिवेशन पर चल रहे होते हैं, फिर एकदम से उनको जोजिला पास 11,000 फीट के पर चढ़ना होता है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम ऑलरेडी 18,000 19,000 फीट तक भी होकर आए हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमें नीचे की तरफ जाना है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। जोजिला पास के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला मेन पास जोजिला पास है। ये सेम उसी तरीके से है जब जैसे कभी लाहौल को मनाली से जोड़ने के लिए रोहतांग पास हुआ करता था। लेकिन जैसे अटल टनल बनी तो रोहतांग पास का वैल्यू उतनी नहीं रही और लोग लाहौल जाने के लिए अटल टनल का यूज़ करने लगे। तो कुछ एक लोग जो एडवेंचर के लिए जाते हैं वही या बर्फ देखने के लिए जाते हैं वो रोहतांग पास अब जाते हैं, बाकी नहीं तो अटल टनल से निकलकर लाहौल पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक जोजिला टनल बन रही है जो कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। एक बार टनल पूरी होकर ओपन हो जाए तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए लोग ज्यादातर टनल का ही यूज करेंगे। और ऊपर ये जोजिला पास को भी मुझे लगता है कि पूरे समय के लिए ओपन नहीं करेंगे, कुछ एक समय के लिए ओपन रखा जाएगा, वो भी सिर्फ एडवेंचर लवर्स के लिए, ताकि वो आ सकें यहाँ पर। और ये एक तरीके से ऐतिहासिक हो जाएगा जोजिला पास 1 या 2 साल के अंदर ही। ये हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम आखिरी के कुछ सालों में इस पास पर से जा रहे हैं। बाकी जैसे-जैसे ऊपर आते जा रहे हैं तो हरियाली खत्म हो गई है और बर्फ के पहाड़ फिर से शुरू हो गए हैं। कल फ्रेश स्नोफॉल हुई है, अभी भी शायद थोड़ी देर पहले भी फ्रेश स्नोफॉल हुई है। स्नो को देखकर पता लग रहा है। बाकी सड़क पर काफी कीचड़ है, जिसकी वजह से गाड़ी हल्की-हल्की स्किड मार रही है। जोजिला पास अब कुछ 1 किलोमीटर 1 या 2 किलोमीटर ही रह गया होगा। चारों तरफ से जो पहाड़ हैं वो बर्फ के ढके हुए दिखने लगे हैं और ऐसी अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। एक सड़क पर कीचड़ है, बस इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये देखिए सामने बोर्ड दिखने लगा है, शायद जोजिला पास का ही है। आगे जाने पर थोड़ा सा क्लियर होगा। नहीं, ये वेलकम टू कश्मीर का बोर्ड है। यहाँ से कश्मीर शुरू होता है। जोजिला पास जो है वो कश्मीर में है। ये वेलकम टू कश्मीर वैली और साथ में थैंक यू लद्दाख हमारा थैंक यू कर रहा है और कश्मीर वैली हमारा वेलकम कर रही है। और अब हम एंट्री कर रहे हैं कश्मीर वैली में लद्दाख को छोड़कर। जोजिला पास जीरो पॉइंट फाइनली हमने कर लिया। वर्ल्ड के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक फाइनली 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 हो गया। काफी सुना था इसके बारे में, काफी डर था मन में, अभी भी है जब तक नीचे नहीं उतर जाते। देखिए कैसे कीचड़ वाले कच्चे रास्ते हैं और इसीलिए यहाँ पर रिस्की है चलना। लेकिन हमारा हो ही गया द फेमस जोजिला पास। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कश्मीर की तरफ। लेकिन सामने देखिए जरा पहाड़ों को, हाइट देखिए जरा इन पहाड़ों की। और ये आपसे एक छोटी सी गलती और आप सीधे 11,000 फीट नीचे जाएंगे। इसीलिए इसको इतना खतरनाक पास बोला जाता है। इस पास में जो रोड्स हैं वो प्रॉपर जैसे पीछे जितने पासेस हम गए थे उनमें जैसे रोड्स बने हुए थे, ऐसे रोड्स नहीं है। इसका रीजन है कि यहाँ पर किसी भी टाइम स्नोफॉल हो जाती है और बारिश होती रहती है। तो इस वजह से रोड अगर बनाएंगे भी तो वो टिकते नहीं है। ये देखिए किस तरीके का रोड है, बिल्कुल कीचड़। और इस रोड पर से आपको इसको पार करना होता है तो हल्की गाड़ी स्किड भी करती है। एक तरफ कीचड़ है, एक तरफ से लैंडस्लाइड का चांसेस हैं और एक तरफ 11,000 फीट नीचे की खाई है। और उसमें आपको सब कुछ देखकर अपनी गाड़ी को चलाना पड़ता है, ना ज्यादा स्पीड में चलाना है और इसीलिए ये डेंजरस है। अब हम सोनमर्ग वैली में एंटर करने वाले हैं। जो जिला जो टॉप था उससे ऑलमोस्ट हम नीचे हैं और दोबारा से आप देख सकते हैं कि हरे भरे पहाड़ शुरू हो गए हैं, ग्रीनरी बढ़ गई है। अभी यहाँ पर स्टॉप लेते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं इस बढ़िया से खूबसूरत से नज़ारे के साथ। देखिए जरा सोनमर्ग को, इन व्यूज को देखिए, आपकी सारी पीछे की थकान खत्म हो जाएगी। ऐसे ही किसी ने नहीं बोला कि धरती पर अगर कहीं पर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही। बाकी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कश्मीर की। जैसे ही आप कश्मीर में एंटर करेंगे, ऊपर जो जिला पास पर भी हुआ हमारे साथ और नीचे यहाँ सोनमर्ग पार्किंग में भी आपकी तरफ कुछ लोग भागते हुए आएंगे रील बनवाने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आया पहले कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर पता चला
कि ये 100 से 200 रुपये लेते हैं और आपकी रील बनाते हैं यहाँ पर आपकी अलग अलग एंगल से, और उसके बाद किसी गाने में मिक्स करके आपको वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये सामने जो दिखाई दे रही है ये है बनिहाल टनल। ये टनल ट्रेवल टाइम को 3.5 घंटे कम करती है। इसके बनने से पहले आपको पहाड़ के ऊपर से चढ़कर फिर दूसरी तरफ उतरना पड़ता था, लेकिन जब से ये टनल बनी है आप टनल का यूज करके दूसरी तरफ इजिली जा सकते हो। काफी लंबी टनल थी और अब हम उसके दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको जैसा बताया था रील बनाने वाले काफी लोग वो भी घूम रहे हैं। श्रीनगर अभी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी रास्ते में हमें ये एक खूबसूरत सी वैली दिखी, तो हमने गाड़ी रोक ली। थोड़ी देर यहाँ पर टाइम बिताते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जरा देखिए नज़ारा, वहाँ सामने किसी का घर भी दिखाई दे रहा है। ऐसी खूबसूरत जगह पर घर होना भी अपने आप में एक अलग ही बात है। पता नहीं उसको पसंद होगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो घर। घर के पीछे से नदी बह रही है, उसके पीछे पहाड़ हैं, वो भी हरे भरे पहाड़, तो एक अलग ही नज़ारा मिलता होगा। बाकी एक बार जरा नदी का बहाव देखिए और पानी की आवाज़ सुनिए, क्या ही ज़बरदस्त है। फाइनली हम श्रीनगर पहुंच गए हैं और सामने जो दिखाई दे रही है ये है डल लेक। श्रीनगर काफ़ी प्लेन एरिया है, मुझे लगता था कि पहाड़ों में होगा बिल्कुल ही, लेकिन यहाँ पर पहाड़ बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक दिखाई देते हैं। देखिए कितना प्लेन एरिया है, ये सामने डल लेक। बाकी डल लेक की हालात काफ़ी ही ख़राब है, काफ़ी कचरा है, काफ़ी गंदगी हो चुकी है इसके अंदर। अगर अथॉरिटीज़ तक मेरी बात पहुँचे तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डल लेक को जल्द से जल्द साफ़ करवा दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से प्राइड है हमारा। बहुत सुना है हमने बचपन से और बहुत लोग सिर्फ इसी को देखने आते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है श्रीनगर का फेमस लाल चौक। अभी हम यहाँ पर आ ही थे तो पता चला कि महबूबा मुफ्ती यहाँ पर आ रही है किसी प्रोग्राम के लिए, और एकदम से सिक्योरिटी बढ़ गई। तो हम भी अब निकल रहे हैं श्रीनगर से दिल्ली की तरफ। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।